एपिसोड 205। अंदर कदम रंजा फरमाने वाली शख्सियत कर्नल जरस्की या अब्दुर्रहमान की थी। उसके हाथ में एक अदद साइलेंसर लगा पिस्तौल था, जिससे उसने 1 मिनट से भी कम वक्त में 2 अफराद को इस दुनिया से रुखसत किया था और उनके सरगना को निहत्ता कर दिया था, जो ज़्यादा मुश्किल काम था। यह मुश्किल खुद कर्नल ने ली थी, वरना उसके लिए मुश्किल नहीं था कि फ़तेह खान को भी उसके साथियों के साथ दुनिया से रुखसत कर देता, लेकिन वो किसी वजह से उसे मारना नहीं चाहता था। कर्नल ने अंदर आते एक रुमाल फ़तेह खान की तरफ उछाला। इसे अपने जख्म पर लपेट लो। फ़तेह खान ने रुमाल की तरफ देखा भी नहीं जो उसके कदमों में गिरा था। वो खूनी नज़रों से कर्नल को घूर रहा था। कर्नल के पीछे उसके दोनों गुर्गे यानी मुनकिर नकीर थे। उनके हाथों में वही मखसूस 7 की शॉट गनें थी जो मैं कैबिन से निकाल लाया था और एक गहराई में फेंक दी थी और एक गहरी खाई में फेंक दी थी। जाहिर है ये वो वाली शॉट गनें नहीं थी। मैं मेज़ की आड़ से निकल आया जहाँ मैं फायरिंग से बचने के लिए लेट गया था। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। कर्नल ने एक भी फालतू गोली नहीं चलाई थी। उसने सिर्फ 3 फायर किए थे और तीनों गोलियां अपने निशाने पर लगी थीं। इससे पता चलता था कि उसका निशाना कितना अच्छा था। कर्नल, ये क्या है? फ़तेह खान ने जंगल से ताज़ा ताज़ा चिड़ियाघर में वारिद होने वाले शेर की तरह धाड़ कर पूछा। यही तो मैं तुमसे पूछना आया हूँ, वो हीरे कहाँ हैं जिनके लिए तुमने इतना लंबा चौड़ा चक्कर चलाया? हीरे नहीं मिले, मेरा स्कीम नाकाम रहा। फ़तेह खान इत्मीनान से बोला। उसने खुद पर काबू पा लिया था। लेकिन मेरी स्कीम नाकाम नहीं रहेगी, तलाशी लो उसकी। कर्नल ने अपने आदमी को हुक्म दिया। फ़तेह खान ने सूरत हाल की नज़ाकत को महसूस करते हुए दोनों हाथ बुलंद कर लिए थे। मुनकिर नकीर ने उसकी तलाशी लेकर एक अदद पिस्तौल, एक खौफनाक खंजर, सैटेलाइट फ़ोन और कुछ रकम बरामद की। फ़तेह खान ने हाथ नीचे करने के बाद अपना रुमाल निकालकर हाथ पर लपेट लिया। कर्नल, तुम्हारा नीयत ख़राब हो गया क्या? नहीं, मुझे अकल आ गई है। मैं तुम जैसे गधे के कहने पर चलता रहा और अपना नुकसान करता रहा। कर्नल के आदमियों ने फ़तेह खान के पास से निकलने वाली चीज़ें वहीं फेंक दी। फ़तेह खान हंसा। अब तुमको अकल आ गया है, लेकिन बहुत देर से आया। अब तुम क्या करेगा? तुम देख लोगे। अब रवानगी की तैयारी करो। मेरा ख्याल है हमारी वापसी होगी कैबिन की तरफ और वहां से मेरी रवानगी होगी भारतीयों के साथ। कर्नल, शायद तुमने को नया सौदा कर लिया है। उसने बेनियाजी से मेरी तरफ देखा और बाहर चला गया। उसके गुर्गों ने अपने हथियारों से इशारा किया और हमें भी बाहर आना पड़ा। दिन में उस जगह को देखकर मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ था। यह बिल्कुल वीराना नहीं था, लेकिन बाकायदा आबादी भी नहीं थी। दूर दूर ऐसी ही कोठियां पहाड़ियों पर बिखरी हुई थी जैसी कोठी में हम इस वक्त थे। ये उम्रा का इलाका था। मुझे पोर्च में उस आदमी की लाश देखकर अफसोस हुआ जो शायद यहाँ चौकीदार था और उसने चंद 100 या 1000 के लालच में मौत खरीद ली थी। मैंने कर्नल की तरफ देखा। क्या यह कत्ल गारतगिरी ज़रूरी थी? ये मैं बेहतर जानता हूँ। वैन में बैठो। वैन का कभी हिस्सा एक बार फिर मेरे लिए चश्मे भर रहा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस बार मैं अकेला नहीं था, बल्कि फ़तेह खान को भी मेरे साथ सफ़र का एजाज़ हासिल हो रहा था। मैंने हाथ के इशारे से फ़तेह खान से पहले आप कहा और वो मुझे घूरता हुआ वैन में घुस गया। जैसे ही हम दोनों वैन में दाखिल हुए, बाहर से उसका दरवाज़ा बंद कर दिया गया। मैंने फ़तेह खान से कहा, मुझे अफसोस है, तुम नशस्तगाह को मेरे खून से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे साथियों ने तो उसे मसबा खाना बना दिया। फ़तेह खान ने घूर कर देखा। तुम्हारा किस्मत अच्छा है, तुम एक बार फिर बच गया। हालांकि मौत से कोई बंदा बशर कभी नहीं बच सकता। बहरहाल मैं पूरी नेकनीयती से तुम्हारे हाथों मरने के लिए तैयार हो गया था। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। इसमें यकीन ना करने वाली कौन सी बात है? अगर तकदीर ने मेरी मौत यहाँ तुम्हारे हाथों लिखी होती तो मैं कुछ भी कर लेता, बच नहीं सकता था। और अगर ऐसा नहीं था, जैसा कि नहीं हुआ, तो तुम कुछ भी कर लेते, मेरी जान नहीं ले सकते थे, जैसा कि अभी हुआ है। तुम्हें पता था कि कोई आ जाएगा जो तुमको बचा लेगा? हाँ, ख्वाब में आया था कर्नल। उसने कहा था मैं बस आने वाला हूँ, मरना मत। मैं उसे छोड़ेगा नहीं। ऐसा मारेगा कि उसकी रूह भी क़यामत तक बिलबिलाता रहेगा। तुम्हें शक नहीं हुआ कि कर्नल तुम्हारा दुश्मन बन गया है? शक का कोई वजह नहीं था। फिर मेरा ख्याल था उसे इस जगह का पता नहीं है, लेकिन उसे पता था और उसने इन मौके पर पहुंचकर तुम्हारे रंग में भंग डाल दिया। फ़तेह खान, क्या तुमने उसे हीरो के बारे में बता दिया था? मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा गलती किया उस खंजीर को बताकर। अब तुम्हारे साथ साथ मैं भी भुगतूंगा। वैसे हमें कहाँ लेकर जा रहा है? मैंने एक तरफ टेक लगाते हुए कहा, यह बड़ी जालिम वैन है, तुमने कहाँ से हासिल की? यही लाया था रूस से। इसका मतलब है कि इसकी नंबर प्लेट जाली है? हाँ, ना सिर्फ नंबर प्लेट, कागजात भी जाली है। इस इलाके में चलने वाली अक्सर गाड़ियां ऐसा ही है, ये यहीं चलती हैं और शहरों की तरफ नहीं जाती हैं। फिलहाल मुझे ऐसी गाड़ियों पर रिसर्च से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे कर्नल की फिक्र थी, वो हमें और ख़ास तौर पर मुझे कहाँ ले जा रहा था। तुम बता सकते हो कि कर्नल मुझे क्यों लेकर जा रहा है? मैं क्या बता सकता है? भारतीयों से रब्ता किसका था? फ़तेह खान चौंका। भारतीयों से मामलात कर्नल देखता था। तुम ये जाहिर करना चाह रहे हो कि तुम्हारा उनसे कोई रब्ता नहीं था? मुझे जाहिर करने का क्या ज़रूरत है? सच यही है, भारतीयों से बात कर्नल करता था।
लेकिन डेविड से मामला तुम करते हो और ये सारा खेल असल में उसी का है, वरना भारतीयों को अब तक तो मेरा ख्याल नहीं आया था। मैं क्या कह सकता है, वो बेजारी से बोला। तुम मुझे मारने में नाकाम रहे, अब खुद तुम्हारी जान के लाले पड़ गए हैं, अब क्या होगा? मैंने उसे छेड़ने का सिलसिला जारी रखा। दो में से एक बात होगा, या तुम बच जाएगा या नहीं बचेगा। उसी लम्हे वैन हरकत में आ गई। पता नहीं कर्नल और उसके आदमी इतनी देर से यहाँ क्या कर रहे थे। मुझे तशवीश लाहक हो गई थी कि अगर भारतीयों से कर्नल का राब्ता था तो वो एक बार फिर उनसे मेरा सौदा कर सकता था। वो पहले ही मेरे लिए 1 मिलियन अमरीकी डॉलर्स दे चुके थे और अब ज्यादा दे सकते थे। मैंने उनके 2 बंदे और नर्क भेज दिए थे और एक कीमती हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिया था। मुमकिन है कर्नल इस बार ज्यादा रकम का मुतालबा करता और रकम लेकर मुझे भारतीयों के हवाले कर देता। वो फतेह खान की तरह हीरो की तलाश में उम्र गंवा देने वाला बंदा नहीं था। मेरी तरह फतेह खान भी किसी गौर व फिक्र में था। मुझे अचानक एमन का ख्याल आया। मैंने फतेह खान से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, डेविड अपने वादे पर कायम रहेगा? वो बड़ा आदमी है, अगर उसने तुमसे वादा किया है तो वो उसका पास करेगा। लेकिन मुझे उस पर एतमाद नहीं है। मर्जी तुम्हारा। तुम्हें मालूम है मार्शल का क्या अंजाम हुआ है? मैं चौंका। नहीं, लेकिन एक बार डेविड से मेरी फोन पर बात हुई थी और मैंने उसे सबूत के साथ मार्शल के झूठ का बता दिया था। मार्शल भी उसके काबू में था। क्या डेविड ने उसे मार दिया? नहीं, उस पर इंसानों की स्मगलिंग का इल्जाम लगा है और वो फ्रांस में कैद है। अगर इल्जाम साबित हो गया तो वो 50-60 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। यानी जीते जी वो जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। बिल्कुल, ये गोरा लोग का सजा देने का अंदाज है। शुक्र है कि इधर सजाए मौत दिया जाता है। तुम्हारे साथ बस यही 2 लोग थे? हाँ, इधर यही 2 था, बाकी उधर शहर में और दूसरी जगहों पर है। यानी किसी को नहीं मालूम कि तुम्हारे साथ क्या गुजरी। अगर कर्नल ने तुम्हें मारकर कहीं दफना दिया तो क्या? अब तक मैं मारता रहा, मैं मारा भी जा सकता है। पर इतनी आसानी से नहीं। मैं भी तुम्हारी तरह आखिरी सांस तक लड़ने का आदी है। मुमकिन है मैं मारा जाए और यह भी हो सकता है कि कर्नल का आखिरी वक्त आ गया हो। जिस वक्त फतेह खान ने यह बात की तो ना जाने क्यों मुझे ख्याल आया कि वाकई कर्नल का आखिरी वक्त आ गया है। वो हमें नहीं, अपनी शामत और मौत को साथ लिए जा रहा है। कर्नल का यह कदम जाहिर करता था कि उसके दिल में शुरू से कोई खोट था और वो हीरो की बाजियाबी का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब हीरे नहीं मिले और उन लोगों का मंसूबा नाकाम रहा तो कर्नल ने मुतबादिल मंसूबे पर अमल दरामद शुरू किया। यह मंसूबा उसने फतेह खान को बाईपास करके तैयार किया था। उसका एक नुक्ता तो यह भी हो सकता था कि वो हमें भारतीयों के हवाले करके जो मिल रहा हो उसे समेट कर वापस रूस चला जाए। तुमने किसी बैंक अकाउंट का जिक्र किया था जिसमें भारतीयों से हासिल होने वाली रकम जमा है। क्या यह अकाउंट तुमने खुद खुलवाया था? मेरे सवाल पर फतेह खान चौंका। नहीं, अकाउंट कर्नल ने खुलवाया था। मुझे इन मामलों का ज्यादा पता नहीं है। मैंने अफसोस से सर हिलाया। तुम बहुत चालाक सही, लेकिन कहीं कहीं मार खा जाते हो। मैं दावे से कह सकता हूं कि ऐसे किसी अकाउंट का कोई वजूद नहीं होगा। तुम्हारे हिस्से के 5 लाख डॉलर्स भी कर्नल हजम कर चुका होगा। फतेह खान की आंखों में मजीद खून उतर आया। उसने अपने कबायली अंदाज में मुख्तलिफ कस्में खाकर मुझे यकीन दिलाया कि ऐसी सूरत में कर्नल के साथ बहुत बुरा होगा। मैंने सर दाब भरी। फिलहाल तो हमारे साथ बुरा हो रहा है। नजर आ रहा है कि हम बिल्कुल निहत्ते हैं, एक पेंसिल तराश नहीं है। वैसे जब मैं कर्नल से मिला तो मेरा ख्याल दूसरा था कि वो तुम पर एतमाद करके सख्त हिमाकत का सबूत दे रहा है। वो तुम्हारे बारे में नहीं जानता है, लेकिन अब लग रहा है कि यह हिमाकत तुमने की थी और दर हकीकत तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। फतेह खान खामोश हो गया। हमने अच्छा नहीं किया। इस जगह का बात गाड़ी के आगे सुना जाता है। यह सुनकर मैं उछल पड़ा। ये तुम अब बता रहे हो? तुम सचमुच के पठान हो? उसने खिफत से कहा। मेरे को ख्याल नहीं रहा। उसके बाद हम दोनों ही खामोश हो गए। वैन को चलते हुए 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया था। अगर हम वापस उसी कैबिन की तरफ जा रहे थे तो ये अभी 3-4 घंटे का सफर और था। मगर खिलाफ तवक्को वैन कुछ देर बाद रुक गई। 1 मिनट बाद दरवाजा खुला। वैन सड़क के साथ एक जंगल के किनारे खड़ी थी। कर्नल और उसका एक साथी हथियार बदस्त और चौकिन्ना मौजूद थे। कर्नल ने शॉटगन से इशारा किया। नीचे आ जाओ। आ जाओ मेरे दोस्तनुमा दुश्मन, शायद हमारा आखिरी वक्त आ गया है। मैंने नीचे उतरते हुए फतेह खान से कहा। हम दोनों नीचे उतर आए। फतेह खान ने जहरीले लहजे में कहा, तुम जो कुछ कर रहा है तुम क्या समझता है, बच जाएगा तुम? मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है। बोलने के बजाय चलने की करो। कर्नल ने सपाट लहजे में कहा। यहां भी हर तरफ बर्फ नजर आ रही थी, लेकिन सर्दी की शिद्दत बहुत ज्यादा नहीं थी। कर्नल के इशारे पर हम सड़क से उतरकर दरख्तों के दरमियान एक पगडंडी पर चलने लगे। तकरीबन 100 गज चलने के बाद हम एक छोटे से कच्चे मकान के सामने जा पहुंचे। ये बाकायदा कैबिन नहीं था, मिट्टी और पत्थरों की मदद से उसे बनाया गया था और उसकी छत टीन की शीट से डाली गई थी। ये किसी लकड़हारे या चरवाहे का आर्जी ठिकाना लग रहा था जो वो मौसम गर्मा में इस्तेमाल करता होगा। हम मकान पर आए। सर्दियों में ये लोग निचले इलाकों में चले जाते हैं जहां बर्फ नहीं पड़ती और उनके मामूलात जिंदगी चलते रहते हैं।
गर्मियों में ये वापस आ जाते हैं। हम मकान में आए। अंदर बहुत मामूली सा साजो सामान पड़ा था। उसमें एक अंगीठी और एक चारपाई थी। मिट्टी के चंद बर्तन भी पड़े थे। कर्नल के इशारे पर हम दोनों एक तरफ दीवार के साथ पुष्ट लगाकर बैठ गए। मैंने महसूस किया कि कर्नल किसी वजह से हमें जिंदा रखे हुआ था, वरना मारना होता तो फतेह खान के ठिकाने पर ही मार देता। फतेह खान शायद उस वजह से वाकिफ था, इसलिए किसी कदर बेखौफ था। मुझे जिंदा रखने की वजह समझ में आ रही थी। मैं उसके लिए एक ब्लैंक चेक था जिसे वो किसी भारतीय बैंक से कैश करा सकता था, मगर फतेह खान से भी उसका कोई ऐसा मसला अटका हुआ था जिसकी वजह से वो उसे जिंदा रखने पर मजबूर था। कर्नल ने अचानक कहा, फतेह खान, शैला कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मेरा उससे बहुत अरसे से राब्ता नहीं। झूठ मत बोलो, सिर्फ 3 दिन पहले तुम उससे मरी में मिले थे। तुम दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हो, पर मुझे नहीं। क्यों? तुम में ऐसा क्या बात है? अगर तुम चाहे तो मैं तुमको भी बेवकूफ़ बना सकता है। अगर शैला मेरे आदमी को जुल्दे कर ना निकल गई होती तो तुम इस तरह बात नहीं कर रहे होते। फतेह खान, मुझे हर सूरत में शैला का पता चाहिए। तुमने क्या करना है शैला का? फतेह खान किसी कदर संजीदा हो गया। 3 दिन पहले शैला से मिलने का मतलब था कि शैला ने जब मुझे मारने की कोशिश की तो उसके फौरन बाद वो फतेह खान से मिली थी। शायद मुझे ब्रीफकेस देने के बाद वो वापस इस्लामाबाद की तरफ जाने के बजाय मरी चली गई थी, मगर मैंने गुफ्तगू में मदाखलत नहीं की। मैं जानना चाहता था कि कर्नल शैला तक रसाई क्यों चाहता था। उसकी बातों से लग रहा था कि फतेह खान और शैला का ताल्लुक ना सिर्फ बरकरार था बल्कि उसमें मजीद गहराई आ गई थी। फतेह खान के सवाल पर कर्नल ने उसकी आंखों में झांका। तुम जानते हो, क्या मैं शहबाज के सामने बता दूं? इस बात ने फतेह खान को किसी कदर मुस्तरिब कर दिया। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं तुमसे अकेले में बात कर। कर्नल, मैं तुमसे अलग में बात करना चाहता है। मेरा भी यही ख्याल है। कर्नल ने सर हिलाया। मेरा ख्याल था कि वो दोनों कहीं बाहर जाएंगे, लेकिन कर्नल ने अपने एक साथी को इशारा किया कि वो मुझे बाहर ले जाए। उसने शॉटगन लहराई और मैं उसके साथ बाहर आ गया। जब मैं फतेह खान की कैद में था तो उसके आदमियों ने मेरी भारी गर्म जैकेट उतार ली थी। उसकी जगह मुझे मकामी मौसम के लिहाज से हल्की जैकेट दे दी गई थी। मैं उसी जैकेट में था। मुझे याद था कर्नल के उस आदमी का नाम आगा था। वो मुझे झोंपड़े से कोई 20-30 गज दूर ले आया। उसका दूसरा साथी शायद वैन के पास था। मेरा छेड़छाड़ का मूड होने लगा। तुम शुरू से कर्नल के पालतू हो या हाल में उसके साथ शामिल हुए हो? उसने गुर्रा कर मुझे देखा, लेकिन जुबान से कुछ न बोला। मैंने गुलफिशानी जारी रखी। तुम शायद दोगली नस्ल से हो, इसलिए जाती अकल से महरूम हो। मैंने उन दोनों को बोलते बहुत कम देखा था, मगर मेरे इश्तियाल अंगेज जुमलों ने उसे मुश्तैल कर दिया। वो गुर्राता वो मेरी तरफ आया। पहले मुझे लगा कि वो मुझे गोली ना मार दे, लेकिन उसने शॉर्ट गन के नाल मुझे मारने की कोशिश की। मैंने उसका वार बाजू पर रोका और दूसरे हाथ से उसके पेट में मुक्का मारा। मुझे लगा जैसे मैंने सीमेंट की बोरी पर मुक्का मारा हो। वो गुर्राया। इस बार उसने नाल मेरे सर पर मारनी चाहिए। उस वार को हाथ पर रोकने का मतलब था मैं अपनी कलाई तोड़वा लेता, इसलिए मैंने सर झुकाते हुए उसके पेट में उसी जगह टक्कर मारी जहां मुक्का मारा था। शॉटगन की नाल घूमती हुई मेरी कमर पर लगी, लेकिन इतने पास से उसका जोर खत्म हो गया था। मैं उसे लेकर नीचे गिरा। उसने शॉटगन नहीं छोड़ी थी, इसलिए मैंने एक हाथ से उसकी नाल पकड़ ली ताकि वो तीसरी बार उसे इस्तेमाल ना कर सके। उसने चिल्लाकर किसी अजनबी जुबान में कुछ कहा। जाहिर है वो मेरी मद्दासराई तो करने से रहा। दूसरे हाथ से मैंने उसके मुंह पर मुक्का मारा। इससे पहले कि मैं दूसरा वार करता, अकब से कर्नल की आवाज आई, शाबाश, रुक जाओ। मैं रुक गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया। मैंने हाथ भी बुलंद कर लिए। ये क्या हो रहा था? कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे आदमी से उसके बारे में कुछ सवालात किए थे। यह गुस्से में आ गया और लड़ने लगा। कर्नल ने अपने आदमी से कहा, तुम दफा हो जाओ और जाकर मुबशिर को यहाँ भेजो। आगा दुम दबाकर चला गया और 1 मिनट बाद मुबशिर आ गया। कर्नल ने उसे हुक्म दिया, इस पर कड़ी नजर रखो और अगर ये कोई गलत हरकत करे तो इसके पांव पर फायर कर देना, घुटने पर। मुबशिर ने फौरन शॉटगन का रुख मेरे दाएं घुटने की तरफ कर दिया और मैं साकित हो गया। कर्नल हुक्म देकर वापस चला गया। मैंने मुस्कुराकर मुबशिर को देखा ताकि उसके तने हुए आसाब नरम पड़ जाएं। वो जज्बात से आरी मशीन नुमा इंसान था और हुक्म की हर्फ बहर्फ तामील करता। मेरी किसी हरकत पर वो सचमुच फायर कर सकता था। मुझे हैरत थी कि अंदर फतेह खान से मुज़ाकरात में मसरूफ कर्नल को कैसे पता चला कि बाहर कुछ गड़बड़ है, और उससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि वो फतेह खान को छोड़कर कैसे आ गया। यकीनन उसने कुछ ऐसा किया होगा कि उसके अदम मौजूदगी में फतेह खान फरार ना हो सके। तकरीबन 10 मिनट बाद कर्नल झोपड़ी से बाहर आया। उसने मुबशिर को हुक्म दिया, इसे अंदर ले आओ। मैं झोपड़ी में दाखिल हुआ और ठिठक गया। फतेह खान इस हालत में खड़ा था कि उसके दोनों हाथ पुष्ट से बंधे थे और यही रस्सी छत को सहारा देने वाली लकड़ी की बल्ली से गुजारी गई थी। यह रस्सी दीवार में खूंटे से बंधी थी और फतेह खान नहायत अजियतनाक पोजीशन में खड़ा था क्योंकि रस्सी आखिरी हद तक खिंची हुई थी। अगर उसे जरा सा ऊपर खींचा जाता तो फतेह खान के दोनों हाथ शानों से उखड़ जाते। दाएं आंख के ऊपर चोट का निशान बता रहा था कि कर्नल ने कुछ तफ्तीश भी की थी। फतेह खान के मुंह पर टेप चिपका था, इसलिए वो आवाज भी नहीं निकाल सकता था। कर्नल ने मुस्कुराकर मुझे देखा।
मेरा ख्याल है तुम्हें खुशी हुई होगी इसे ऐसी हालत में देखकर। अगर तुम ऐसी एक रस्सी और मुहैया कर सको तो मैं तुम्हें भी इसी पोज में लटकाकर ज्यादा खुश हो सकता हूँ। कर्नल का मूड ऑफ हो गया। उसने फतेह खान के मुंह से टेप एक झटके से उतार दिया। फौरन ही फतेह खान के मुंह से पश्तो की वो नायाब गालियां निकली जो अब सुनने में कम आती हैं। कर्नल ने जरा भी माइंड ना किया क्योंकि वो पश्तो से नावाकिफ था। उसने कहा, अगर तुमने मुझे शैला का पता ना बताया तो पहले तुम्हारे दोनों हाथ शानों से अलग हो जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा और तुम्हारे सर के नीचे इस अंगीठी को रोशन कर दूंगा। इसकी गर्मी से तुम्हारा मगज पिघल कर रह जाएगा। मेरे को शैला का पता नहीं मालूम। तुम ऐसा करो, मेरा मगज निकाल कर डायरेक्ट फ्राई करके अपने कुत्तों को खिला दो। तुम क्या समझते हो मैं उसे तलाश नहीं कर सकता? मैं जरा जहमत से बचना चाह रहा था, वरना उसे तलाश कर लेना नामुमकिन नहीं है। तुम उसे तलाश नहीं कर सकता। अच्छा, तुमने उसे ऐसी जगह छुपाया है? कर्नल ने तंज़िया अंदाज में कहा। उस पर फतेह खान ने कर्नल की वालदा के हवाले से जगह का बताया। उस पर कर्नल का चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने उसे पहली बार जज्बाती देखा। उसने फतेह खान को घूंसा दे मारा। उसका होंठ फट गया और खून छलक आया। कर्नल बिल्कुल अपने आदमियों की तरह गुर्राने लगा। फतेह खान, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर तुमने शैला का पता नहीं बताया तो तुम्हारी मौत बहुत खौफनाक होगी। अगर मेरे को पता होता तब भी नहीं बताता। फतेह खान बोला। अचानक कर्नल ने उसके मुंह पर थूक दिया। तुम जैसे किसी हरामी कुत्ते से डरता नहीं हूं मैं। कर्नल गुस्से से पागल हो गया। उसने पैदर में फतेह खान पर मुक्कों की बरसात की। उसका नाक नक्शा बिगाड़ कर रख दिया। कर्नल के हाथ बहुत सख्त थे और फतेह खान का चेहरा कई मकामात से लहूलहान हो गया था। मैं एक तरफ खड़ा था और मुबश्शिर मेरी निगरानी करा था। अपने दिल की भड़ास निकालकर कर्नल ने जैकेट की जेब से पिस्तौल निकाला तो मैं समझा वो फतेह खान को शूट करने जा रहा है, लेकिन उसने पिस्तौल नीचे किया और फतेह खान की रान में गोली उतार दी। फायर की आवाज़ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फतेह खान की धाड़ बहुत बुलंद थी। वो दोबारा पश्तों में गालियां बकने लगा। कर्नल सुकून से खड़ा था। जब फतेह खान की बिलबिलाहट ज़रा कम हुई तो उसने कहा, मैं इसी तरह तुम्हारे हाथ पैर में एक एक गोली उतारता रहूंगा। उसमें कोई ऐसा जख्म नहीं होगा जिससे तुम फौरन मर जाओ। मेरे पास पिस्तौल में भी 13 गोलियां और हैं। दोनों टखनों, दोनों घुटनों, दोनों कोहनियों और दोनों कलाइयों के लिए 8 गोलियां काफ़ी होंगी। उसके बाद तुम्हारी दूसरी रान और फिर बाजुओं की बारी आएगी। अभी तुम्हारी हड्डी बचाकर गोली चलाई है, लेकिन उसके बाद मैं बराह रास्त हड्डी में गोली मारूंगा। तुम्हें मालूम है हड्डी टूटने की अजियत क्या होती है? अगर तुम नहीं जानते तो जल्द जान जाओगे। कर्नल का मंसूबा सुनकर ना जाने फतेह खान की अंदरूनी हालत क्या हुई थी, लेकिन मेरे अंदर सनसनी से दौड़ गई थी। यह निहायत खौफनाक और अजियतनाक मंसूबा था। फतेह खान की जीन्स उस जगह से खून से तर हो गई जहां गोली लगी थी और खून बहकर उसके जूते तक चला गया था। वो उस पांव पर जोर डालने के बजाय दूसरे पांव पर जोर डालकर खड़ा था। जब कर्नल चुप हुआ तो फतेह खान ने एक बार फिर सर उठाया और कर्नल पर थूक दिया। इस बार थूक उसके मुंह तक नहीं गया था, लेकिन कर्नल की जैकेट पर गिरा। कर्नल मुश्तैल नहीं हुआ। उसने फतेह खान से कहा, मैं तुम्हारे साथ जो कुछ कर चुका हूं इससे ज्यादा और क्या करूं, लेकिन अब हर 2 मिनट बाद मैं तुम्हें एक गोली मारता रहूंगा। आधे घंटे में तुम इंसान नहीं रहोगे, छलनी बन जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं इस पर भी तुम मरोगे नहीं। तुम्हें मरने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। कर्नल, मैंने पहली बार जुबान खोली। फतेह खान बहुत जिद्दी आदमी है, ये मर जाएगा लेकिन जुबान नहीं खोलेगा। ठीक है, तब ये मरेगा। मुझे इससे मेहरू का हिसाब भी बराबर करना है। तुम मुझे मार देगा, लेकिन इससे मेहरू के साथ जो हुआ वो वापस। कर्नल ने फतेह खान के मुंह पर पिस्तौल वाला हाथ मारा। उसकी बात अधूरी रह गई और जब उसने खांस कर थूका तो खून के साथ एक अदद दांत भी बाहर आ गिरा। कर्नल ने बिल्कुल ठीक किया था। मेहरू के साथ फतेह खान के साथियों का इंसानियत सोच सलूक मुझे भी पसंद नहीं आया था। इस लिहाज से फतेह खान सजा का मुस्तहक था। मेहरू की आबरूरेजी में जो लोग शामिल थे वो खुद मेहरू के हाथों मारे गए थे और अब फतेह खान ही बाकी था। मगर इसका मतलब ये नहीं था कि मैं कर्नल के इस मंसूबे से मुत्तफिक हो गया था जो उसने फतेह खान के बारे में बनाया था। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो सचमुच अपने मंसूबे पर अमल करेगा। उसने पिस्तौल सीधा किया तो मैंने उसे रोका। 1 मिनट कर्नल, क्या तुम मेरी बात सुनना पसंद करोगे? उसने पिस्तौल नीचे नहीं किया, लेकिन मेरी तरफ देखा। कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि तुम्हें शैला की तलाश क्यों है? नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ओके, अगर तुम फतेह खान के लिए अपने मंसूबे पर अमल दरामद फिलहाल मुलतवी कर दो तो मैं शैला की तलाश में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कर्नल ने एक लम्हे के लिए मुझे हैरत से देखा। यकीनन उसके दिल में यही बात होगी कि मैं अपने दुश्मन को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, जिसने मुझे पहले भारतीयों के हवाले कर दिया था और फिर खुद कत्ल करने की कोशिश की थी। मगर उसने मेरी पेशकश मुस्तरद कर दी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद तलाश कर लूंगा। कर्नल से इस गुफ्तगू के दौरान मैं बहुत गैर महसूस अंदाज में दाएं तरफ सरक रहा था। फतेह खान भी उसी तरफ बंधा हुआ था। कर्नल और मुबश्शिर बाएं तरफ थे। मैं उस पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा था जिसमें मुझे कर्नल और मुबश्शिर दोनों सामने दिखाई दें।
मुझे इनकार करके कर्नल फतेह खान की तरफ मुतवज्जो हुआ। क्या कहते हो? फतेह खान खामोश रहा। कर्नल ने पिस्तौल का रुख उसके बाएं पांव के टखने की तरफ किया। यह मौका ऐसा था कि मुबश्शिर की तवज्जो भी मेरी बजाय उन दोनों की तरफ हो गई। वो फतेह खान के पांव में गोली लगने का मंजर देखना चाहता था और मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था। मेरा दायां हाथ, जो जैकेट की जेब के पास था, तेजी से अंदर गया। ये हाथ उन दोनों की नज़र से पोशीदा था। मैंने जेब से हाथ निकाला और उसे पुश्त की तरफ लाते हुए मुबश्शिर पर फायर किया। ये अंदाजा से किया गया फायर था, क्योंकि सामने हाथ लाने की सूरत में कर्नल और मुबश्शिर दोनों पिस्तौल देख लेते, इसलिए मैंने हाथ पुश्त की तरफ करके फायर करने का खतरा मोल लिया था। धमाके के साथ मुबश्शिर का रहा और पीछे जा गिरा। गोली उसके सीने में उतर गई थी। कर्नल चौंका और एक लम्हे के लिए कंफ्यूज हो गया कि गोली कहाँ से चली थी, क्योंकि मेरे पास तो कोई हथियार नजर नहीं आ रहा था। मैंने उस एक लम्हे की कंफ्यूजन का फायदा उठाया और जमीन पर गिरते हुए हाथ सामने लाकर दूसरा फायर कर्नल पर किया। खुशकिस्मती से यह फायर भी निशाने पर लगा। गोली कर्नल के दाएं शाने में उतर गई। वो कराहा, पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर गिर गया। इससे पहले कि वो झुककर पिस्तौल उठाता, मैंने उसे लात मारकर चारपाई के नीचे कर दिया और पिस्तौल का रुख उसकी तरफ करते हुए कहा, बस कर्नल, अब हरकत मत करना। गोली ने उसके शाने की हड्डी तोड़ दी। वो बाजू झूल रहा था, लेकिन वो हैरत अंगेज तौर पर अपने जख्म से बेनियाज लग रहा था। ये पिस्तौल कहाँ से है तुम्हारे पास? जब तुमने फतेह खान के एक आदमी को शूट किया था और वो पलट कर गिरा था, तो उसका पिस्तौल छूटकर मेरे सामने आन गिरा था। मैं मेज के पीछे था। इससे पहले कि तुम्हें या फतेह खान को पता चलता, मैंने पिस्तौल उठाकर जैकेट की जेब में रख लिया था। कर्नल का चेहरा तारीक हो गया। तुम मुसल्लत है और मेरे किसी आदमी को ख्याल तक नहीं आया? ख्याल तो तुम्हें भी नहीं आया था, मैंने कहा और उसे निशाने पर रखे खड़ा हो गया। मुबश्शिर बेहोश था या मर चुका था। बज़ाहिर उसके जिस्म में कोई हरकत नजर नहीं आ रही थी। मैं कर्नल पर नजर रखे हुए उस तक गया और उसकी शॉटगन उठा ली। फायरिंग की आवाज़ यकीनन बाहर तक गई होगी और कर्नल का दूसरा साथी आगा आने वाला होगा। शॉटगन उठाकर मैंने कमरे में एक ऐसी जगह पोजीशन संभाल ली कि आने वाले को देख सकूं और ज़रूरत पड़े तो उसे शूट कर दूं। फतेह खान बोला, शाबाश, पहले से शूट कर दो, फिर इसका साथी से निमटना। तुम चुप करो। मैंने उसे झिड़का। कर्नल तंज़ी अंदाज में मुस्कुरा दिया। इससे खौफ है मैं इसका राज नफाश कर दूं। मैंने उन दोनों की बातों से तवज्जो हटा ली थी। मेरे कान बाहर से आती आहटों पर मरकूज थे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे कोई दबे कदम झोपड़ी के आसपास चल रहा हूँ। अचानक मुझे ख्याल आया। मैंने सरगोशी में कर्नल से कहा, अपने आदमी को आवाज़ दो। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। मैंने उसे घूरा, लेकिन कहा कुछ नहीं। यहाँ सब एक से बढ़कर एक जिद्दी थे। जान चली जाए लेकिन अपनी जिद से नहीं हटना। चंद लम्हों बाद आहट दरवाजे तक आ गई। मैं उस आदमी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन कर्नल की हठधर्मी के बाद ये मुश्किल हो गया। वो अंदर आने से हिचकिचा रहा था और अगर आता तो मुझे मारने की कोशिश करता। अचानक मुझे ख्याल आया। मैंने बुलंद आवाज़ से कहा, आगा, तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? आगा, तुमने इसकी कोई बात नहीं सुननी है। कर्नल भी बोला, तुम खामोश रहो। मैं किसी को कत्ल नहीं करना चाहता, लेकिन तुम इस पर तुले हुए हो कि मैं तुम्हारे दूसरे साथी की भी लाश गिरा दूँ। वो हथियार नहीं डालेगा, चाहे तुम मुझे कत्ल करने की धमकी क्यों ना दे दो। मैं तुम्हें धमकी नहीं दूंगा, बल्कि कत्ल कर दूंगा। मैंने गरज कर कहा और पिस्तौल से गोली चला दी। फौरन ही कर्नल के सर पर पिस्तौल दस्ता बजाया। वो चिल्लाया और नीचे जा गिरा। फायर और कर्नल की चीख ने बाहर मौजूद आगा को मुश्तैल कर दिया। उसे यूं लगा होगा कि मैंने कर्नल को शूट कर दिया है और वो किसी अंधे बैल की तरह अंदर आ गया। उसका ख्याल था कि दरवाज़ा अंदर से बंद है और उसने उसे टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुला था, इसलिए वो झोंक में अंदर आन गिरा। उसने खुद ही मेरा काम आसान कर दिया। गिरने के बाद उसने शॉटगन ऊपर करने की कोशिश की। मैंने लात मारकर यह कोशिश नाकाम बना दी। उसके बाद सर पर चंद तसल्ली बख्श किस्म की ठोकरें खाने के बाद वो लंबा लेट गया। मैंने उसकी तलाशी ली। उसके पास से एक पिस्तौल और एक अदद चाकू बरामद हुआ। इसी तरह कर्नल के पास से एक इजाफी पिस्तौल और उसका मखसूस खंजर था। उन लोगों ने ऐसी कोई चीज़ जिससे वो शनाख्त हो सके अपने पास नहीं रखी थी। मुझे देखकर अफसोस हुआ कि मुबश्शिर जान से गुजर गया था। अब इसे इत्तेफाक के सिवा क्या कहा जा सकता था कि मैंने हाथ पुश्त की तरफ करके गोली चलाई थी और वो उसके दिल में उतर गई थी। मैंने मजीद अस्सी तलाश करके आगा और कर्नल के हाथ पांव बांधे। उनका बेबस होना बहुत ज़रूरी था। फतेह खान चुपचाप खड़ा था। पाँव में गोली खाने और निहायत मुश्किल अंदाज में बंधे होने के बावजूद उसने एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि मैं उसे खोल दूं। दूसरी तरफ मैं कर्नल वाली गलती दोहराना नहीं चाहता था। उसने फतेह खान के ठिकाने पर मेरी तलाशी नहीं ली थी। उसका ख्याल था मैं फतेह खान का कैदी था और मेरे पास असलहे का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने सारा असलहा समेटा और बेकार करके एक चारपाई के नीचे डाल दिया। उसके बाद खंजर से रस्सी काटकर फतेह खान को खोला। वो कराहता वह नीचे ढेर हो गया। मैंने उसके पास बैठकर जख्म का मुआयना किया, फिर खंजर से जीन्स काट डाली। गोली एक तरफ से दाखिल होकर दूसरी तरफ से सुराख करती निकल गई थी। जख्म से खून बहने की रफ्तार खासी कम हो गई थी। मैंने मुबश्शिर की कमीज़ का दामन फाड़ा और उसकी पट्टी बनाकर कसकर फतेह खान के जख्म पर बांध दी। फतेह खान अब तक खामोश था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, शाबाश खान, ये तुमने मेरी खातिर किया है। मैं किसी से भी कुछ मुफ्त में लेना पसंद नहीं करता।
तुमने एमन के बदले मेरी जान मांगी थी, मगर कुदरत को भी मेरी ज़िंदगी मंजूर है, इसलिए तुम नाकाम रहे। इसके बावजूद मुझे अच्छा नहीं लगा। तुमने मेरे कहने पर एमन को छोड़ा है, इसलिए मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बचाकर हिसाब बराबर करने की कोशिश की है। अब तुम क्या करेगा? कुछ नहीं, तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। ले जाएगा? पर क्यों? अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ इन लोगों के पास छोड़कर जाऊँगा और तुम कर्नल से अपना हिसाब चुकाओगे, तो ये तुम्हारी भूल है। जिस तरह मैं कर्नल के हाथों तुम्हारी मौत गवारा नहीं करूँगा, इसी तरह मुझे भी पसंद नहीं कि मेरी आड़ में तुम कर्नल से अपना हिसाब चुकाओ। अपने बदले अपने बलबूते पर चुकाओ। पर तुमको उससे हमदर्दी क्या है? कोई हमदर्दी नहीं। मैं कर्नल को हिलाने जुलाने लगा। उसके जख्मी बाजू को हिलाना ज़्यादा कारामत साबित हुआ। वो जल्दी होश में आ गया। इस दौरान में फतेह खान ने कई बार मुझसे कहा कि मैं उस पर लानत भेजूं और यहाँ से चलूं, ऐसा ना हो कि उसका कोई और साथी आ जाए, मगर मैंने इन बातों पर तवज्जो ना दी। मैं फतेह खान की तशवीश की वजह अच्छी तरह समझ रहा था। उसे खतरा था कि मैं कर्नल से इस बारे में पूछगछ ना शुरू कर दूं जो वो मुझसे छुपा रहा है, और इससे ज़्यादा खतरा उसे कर्नल से था कि वो अस खुद राज ना उगल दे। अगरचे मुझे अब भी इस मामले से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। कर्नल होश में आया और उठ बैठा। उसके चेहरे से तकलीफ और नकाहत के आसार नजर आ रहे थे। कर्नल, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। इसे छोड़ो, मैं तुम्हें रास्ते में सब बता देगा, मुझे सब मालूम है। तुम खामोश बैठो फतेह खान। कर्नल, ये चक्कर क्या है? तुम यहाँ कैसे पहुंचे और हमें क्यों उठा लाए? वो कुछ देर फतेह खान को मायनेखेज नज़रों से घूरता रहा और वो उससे नजरें चुरा रहा था। फिर उसने मुझसे कहा, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, तब मुझे ये बताओ कि मुझे क्यों उठा लाए थे? इस बार उसने बिला झिझक जवाब दिया, मेरा इंडियन से दोबारा मुआहदा हो गया था। गोया तुम मुझे इंडियंस के हवाले करने लाए थे। कैसी जगह मुझे उनके हवाले किया जाना था? यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ से कुछ दूर उनका एक फील्ड यूनिट तुम्हें लेने आता, आधी रात के वक्त। इस वक्त दोपहर का 1 बज रहा था। कहाँ लेने आता? मैं उस जगह के नाम से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन चलकर तुम्हें दिखा सकता हूँ। कर्नल, तुम गलत बयानी से काम ले रहे हो। भारतीय मुझे पैदल कैसे ले जा सकते हैं? उस तरफ बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। तुमने ठीक कहा, लेकिन अब वो बार बार सरहद की फिजाई खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते थे, इसलिए अब तुम्हें ज़मीनी रास्ते से अफगानिस्तान में मौजूद एक भारतीय कौंसलेट ले जाया जाएगा और वहाँ से भारत रवाना कर दिया जाएगा। क्या ये सब भारतीयों ने बताया है? नहीं, मेरे अपने ज़राए हैं। इस खित्ते में भारतीयों के इंटेलिजेंस यूनिट मौजूद हैं। अब कर्नल की बात काबिल गौर थी। आधी रात को ही क्यों? तुमने मुझे अभी हवाले क्यों नहीं किया? मुझे इससे निमटना था। कर्नल ने फतेह खान की तरफ इशारा किया, इसलिए मैंने उन्हें आधी रात का वक्त दिया। फतेह खान से निमटकर तुम मुझे ले जाकर भारतीयों के हवाले कर देते? हाँ, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती, जैसे पहले हो गई थी। मैंने तंज किया, अगर मैं एक बार फिर भाग जाता तो तुम तीसरी बार मुआहदा करते या होलसेल में मुआहदा कर लेते। हर बार पकड़ने के इतने हो, इस बार कितने लिए? $2 मिलियन। कैश या बैंक अकाउंट में गए होंगे? बैंक अकाउंट में। वो मुझे ड्राफ्ट देते जब मैं तुम्हें उनके हवाले कर देता। ठीक है, देख लेते आज रात तक। फतेह खान बेचैन हो गया। शाहबाज खाना, ये तुम किस चक्कर में पड़ गया? लानत भेजो उस पर, चलो इधर से। फतेह खान, भारतीय मेरे लिए बेचैन हो रहे हैं और मैं भी उनको अपनी बेचैनी दिखाना चाहता हूँ। तुम इस मामले में मत बोलो। हाँ, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। फतेह खान चौंका। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं तुम्हें नहीं बल्कि कर्नल को लेकर जा रहा हूँ। तुम मेरे को यहाँ छोड़ जाओगे? यहाँ तो ये आगा साहब रहेंगे। मैं तुम्हें सड़क पर किसी ऐसी जगह उतार दूंगा जहाँ से तुम किसी आबादी तक जा सको। इस मौसम में? वो हिचकिचाया। उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर मैंने कर्नल से कहा, तुम मुझे वहाँ ले चलोगे जहाँ भारतीय मुझे लेने आएंगे? मैं ले तो जाऊँगा, लेकिन ये काम बड़ा रिस्की है। तुम्हें लेने के लिए आने वाले तरबियत याफ्ता लोग हैं, उन पर काबू पाना आसान नहीं होगा। मुझे आसान काम करने की आदत भी नहीं है। अब तो चंद दिन कोई मुश्किल काम ना करूं तो हाथों में खुजली होने लगती है। कर्नल परेशान नजर आने लगा। देखो, इसमें मेरे लिए रिस्क बहुत ज़्यादा है। इंडियन मेरे दुश्मन हो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है, मेरे 2 दुश्मन आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं। देखो, मुझे मत लेकर जाओ, मैं तुम्हें जगह बता देता हूँ, तुम खुद चले जाओ। कर्नल ने किसी कदर आर्जी से कहा, और मैं तुम्हें लेकर क्यों ना जाऊँ? मेरे लिए ये ज़्यादा आसान काम है। वो सोच में पड़ गया। वो वाज़ेह तौर पर भारतीयों का सामना करने से कतरा रहा था। जाहिर है वो उनके लिए काम करता था, और अगर भारतीय ये समझते कि मैंने कर्नल की मदद से उन्हें नुकसान पहुंचाया है तो वो उसके भी दुश्मन हो जाते। बिजनेस तो जाता भाड़ में, खुद कर्नल को भी जान बचाना मुश्किल हो जाती। उसने जी कड़ा करके कहा, मैं तुम्हें उस जगह नहीं ले जा सकता। मैंने शॉटगन का रुख उसकी तरफ कर दिया। तब मैं तुम्हें यहीं गोली मार कर ना छोड़ जाऊं? मेरा कम से कम एक दुश्मन तो कम होगा। मेरे लहजे से उसे लगा कि मैं इस मामले में संजीदा हूं। वो जल्दी से बोला, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें कैसी बात बता सकता हूं जो तुम्हारे लिए बहुत अहम है, लेकिन तुम इस बारे में नहीं जानते। कर्नल, तुम अपना जुबान बंद रख कुत्ते।
फतेह खान दांत पीस कर बोला, कौन सी बात जो मेरे लिए अहम है और मुझे इस बारे में नहीं मालूम? कर्नल, अगर तुमने इस मामले में जुबान खोला ना तो तुम भूल रहा है मेहरू मेरा नजर में है। कर्नल ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम झूठ बोल रहे हो, मेहरू तो वहां से जा चुकी है। हाँ, लेकिन मेरा एक आदमी मुसलसल उसके पीछे। जैसे तुम मुझ पर एतमाद नहीं करता, इसी तरह मैं भी तुम पर एतमाद नहीं करता। मुझे मालूम था तुम कभी ना कभी कुत्तापन जरूर करेगा, इसलिए मैंने पहले से बंदोबस्त कर रखा था। मैंने देखा कि कर्नल के चेहरे पर तशवीश के आसार नजर आने लगे थे, यानी उसने फतेह खान की बात को ब्लफ नहीं समझा था। उन दोनों के दरमियान एक ऐसी ना नजर आने वाली कशमकश जारी थी जिसके सर पैर का फिलहाल मुझे पता नहीं था, और बकौल उन दोनों के वो मुझसे मुतल्लिक थी। मगर मेरे जहन में ऐसी कोई चीज़ ना थी। कर्नल ने मुझे यही बताने की धमकी दी थी और फतेह खान ने जवाबी धमकी देकर उसका मुंह बंद कर दिया था। मैंने फतेह खान से कहा, आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? शाहबाज खान, अगर तुम मेरे साथ वो करें जो इस कर्नल ने कहा था तब भी मैं नहीं बताएगा। फतेह खान ने मजबूत लहजे में कहा। उसका मतलब था कि मैं अगर पिस्तौल की 15 दांत गोलियां उसके जिस्म में उतार दूं तब भी वो मुझे बात नहीं बताएगा। अब तक मैं किसी नामालूम बात के चक्कर में पड़ने के बजाय इस फिक्र में था कि किसी तरह इस चक्कर से जान छुड़ाऊं। मगर अब मुझे तजस्सुस लाहक हो गया था कि आखिर फतेह खान के इस मामले को मुझसे छुपाने के इतने जतन कर रहा है। वो उसे छुपाने के लिए मरने को भी तैयार था। दूसरा, इस मामले में कर्नल भी मुलविस था। मेहरू के बारे में मेरा शुबा बढ़ता जा रहा था कि उस खाना बदोश कबीले में मैंने जिस औरत की झलक देखी थी वो मेहरू ही थी। वो वहाँ क्या कर रही थी और अब कहाँ थी? कुछ देर बाद मैंने ज़्यादा गौर व फिक्र को बेसूद करार दिया और हालात हाज़िरा की तरफ तवज्जो ज़रूरी समझी। फतेह खान, कर्नल के शाने की मरहम पट्टी कर दो। मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। कर्नल खुर्राया, मेरे को भी तुम्हें हाथ लगाने का कोई शौक नहीं है। फतेह खान ने जवाबी गुर्राहट से कहा, इस सूरत में तुम्हें ऐसे ही सफ़र करना होगा, रास्ते में होने वाली तकलीफ भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैंने कर्नल को खबरदार किया।